इवेंट के द्वारा हम फार्म मशीनरी को एक नई पहचान दिला रहे हैं और इसके साथ ही आइए अब आमंत्रित करते हैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि, माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को। आपसे निवेदन है कृपया आप सभा को उपस्थित सभी अतिथियों को संबोधित करते हुए कुछ कहें। श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। तो नमस्कार। आज बहुत ही प्रसन्नता का क्षण है जब एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित यह अपोलो अवार्ड समारोह में भाग लेने का मुझे अवसर मिला है। इस अवसर पर उपस्थित आदरणीय श्री सतीश शर्मा जी, आदरणीय दलबई साहब, आदरणीय एम.के. खान साहब, आदरणीय केशवंत जी, ममता जी और इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े सभी इंडस्ट्री के प्लेयर्स, किसान भाइयों बहनों और प्रतिभागी सज्जनों, हम सब भारतवर्ष के नागरिक हैं और हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि देश की बड़ी और मजबूत ताकत दो है, एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था और दूसरी कृषि की अर्थव्यवस्था। कोविड संकट के पूर्व भी अनेक बार ऐसी परिस्थितियां देश के और दुनिया के समक्ष भी आई, लेकिन भारत उसमें बहुत ताकत के साथ खड़ा रहा, जूझता रहा और उन परिस्थितियों में से निकलने में कामयाब हुआ। उसके पीछे कृषि का क्षेत्र कोविड-19 जब आया तो पहला लॉकडाउन जब हुआ तो उस समय ऐसा लग रहा था कि अब दुनिया में कुछ नहीं हो पाएगा और सचमुच बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं हिल गई, सारे कल कारखाने थम गए। लेकिन उस समय किसान की फसल कटाई के लिए खड़ी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि की परिस्थिति को देखते हुए इस क्षेत्र को जो आवश्यक शिथिलताएं देनी चाहिए थी वो सब अनुमतियां प्रदान की और उसके परिणाम स्वरूप फसल की कटाई का काम किसान ने पूरा किया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, पहले से अधिक फसल का उत्पादन हुआ और सरकारी खरीद जो अपने आप में एक कठिन काम था, लेकिन सरकारी खरीद में भी किसान का सहयोग रहा और पहले से अधिक फसल का उपार्जन करने में हमारे देश को कामयाबी मिली। ग्रीष्म ऋतु की फसलें हो या खरीफ की फसल हो, कोविड संकट के दौरान ही गत वर्ष की तुलना में सैकड़ों हेक्टेयर ज्यादा क्षेत्र में बुवाई हुई और इस बार खरीफ की फसल भी अच्छी आएगी, ऐसे हम सब लोगों को पूरा विश्वास है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कुल मिला के कृषि का क्षेत्र इतना व्यापक, इतना महत्वपूर्ण है कि उसने कोविड संकट के दौरान भी अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध किया है। लेकिन हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि कृषि का क्षेत्र बड़ा व्यापक है, कृषक सबसे बड़ा उत्पादन करता है,
हमारी अर्थव्यवस्था का एक मेरुदंड है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान जब खेती करता है तो वह निश्चित रूप से अपने आप को फायदे में महसूस नहीं करता। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम संभाला तो उस समय हमारे विचार के चिंतन के अनुसार यही प्राथमिकता थी कि जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है और कृषि का क्षेत्र है, इसको किसी भी सूरत में लाभप्रद बनाया जा रहा है, और अगर उसे लाभप्रद बनाना है तो कोई एक सरकारी स्कीम से बढ़ाने या घटाने से काम नहीं चलेगा। लगातार इस बात की कोशिश करना होगी कि किसान पर जो बंदिशें हैं उन बंदिशों से किसान को मुक्ति मिले, उसके उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार आए, कृषि उत्पादन जो प्रणाली है उसमें आवश्यक बदलाव आए, कृषि की उत्पादन क्षमता है उस क्षमता में टेक्नोलॉजी का उपयोग हो और उसको हम सुधार सकें। निर्यात के बाजार में भी हमारी उपस्थिति बहुत अच्छी हो सके और स्वाभाविक रूप से उत्पादन, उत्पादकता, खेती का रकबा उल्लेख जरूर करना चाहता हूं। स्वामीनाथन साहब हमारे देश के बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। कृषि के क्षेत्र में उनका चिंतन प्रेरणास्पद है और स्वामीनाथन साहब ने जब अपनी रिकमेंडेशन दी थी तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि उनकी 201 रिकमेंडेशन में से 200 रिकमेंडेशन पर गवर्नमेंट आज भली प्रकार से काम कर रही है और उसका फायदा भी देखने में आ रहा है। उनका सुझाव था कि एमएसपी को लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित किया जाना चाहिए। यह काम भी भारत सरकार में मोदी जी के द्वारा किया गया और इसका फायदा किसानों तक पहुंचा। हमारे देश में 86% छोटे किसान हैं और छोटे किसान की बड़ी बदहाली की स्थिति है। उसके पास स्वयं भी निवेश करने के लिए पैसा नहीं है और कोई भी निवेशक उसके पास तक इसलिए नहीं पहुंचता कि उसके पास रकबा छोटा है, उससे क्या बात करें। अभी इतने वर्षों में सरकार के द्वारा दी गई बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी सब्सिडी की योजनाएं, बीजों की गुणवत्ता में सुधार, नए नए बीजों की किस्मों का इजाद होना, सिंचाई के साधन बढ़, सफाई आपूर्ति होते रहना, सोलर एनर्जी की तरफ जाना, फर्टिलाइजर की नीम कोटिंग होना, ऐसे तमाम सारे जो यत्न हुए हैं उनका भी परिणाम आज हम सब लोगों को
परिलक्षित होता है। उसका सर्वथा अभाव दिखाई देता है। किसान समृद्धशाली हो, ये इच्छा सबकी है, लेकिन इस इच्छा की पूर्ति हो, इसके लिए जो समग्र कार्यक्रम की आवश्यकता है, उसका निश्चित रूप से अभाव दिखाई देता था और जो निवेश है वो गांव तक नहीं पहुंचता था। तो इसके लिए एफपीओ बनाए जाएं 10,000, उसका कार्यक्रम भी घोषित हुआ, उसकी गाइडलाइन भी स्वीकृत हो गई है, सीबीओ वगैरह पर काम चल रहा है। कुछ दिन में वो योजना भी मूर्त रूप लेगी और इस पर भारत सरकार 6,850 करोड़ रुपया 5 वर्ष में खर्च करने वाली है। एफपीओ के माध्यम से छोटे छोटे किसान मिलकर संगठित होंगे, क्लस्टर खेती करेंगे, उनका रकबा बढ़ेगा, उनकी फसल का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो उनकी बार्गेनिंग करने की ताकत बढ़ेगी, वो एक साथ मिलकर काम करेंगे, आदान की खरीद करेंगे, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स सामूहिक रूप से उपयोग करेंगे, सिंचाई की एकीकृत योजना बनाएंगे, तो निश्चित रूप से लागत पर भी प्रभाव पड़ेगा और तुलनात्मक लागत कम होगी और किसान की ताकत बढ़े, लागत कम हो और फिर एफपीओ के माध्यम से वो अपनी फसल का प्रोसेसिंग भी कर सके, पैकेजिंग भी कर सके, लेबलिंग भी कर सके। इसके लिए भी उसको आसान किस्तों पर, कम ब्याज पर ऋण की उपलब्धता हो, यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। साथ ही आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपया के एक विशेष कोष की स्थापना की गई और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 8 जुलाई को मंत्रिमंडल ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को स्वीकृत किया और 1 महीने के भीतर मंत्रालय ने सभी कार्रवाइयां पूरी करके 9 अगस्त के दिन, जब प्रधानमंत्री जी ने पीएम किसान योजना के अंतर्गत 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपया एक मुश्त उनके खाते में पहुंचाने का कार्यक्रम किया था, उसी दिन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की जो स्वीकृत परियोजनाएं थी, जिनकी उस दिन लागत 1128 करोड़ रुपए थी, उनको स्वीकृति प्रदान की और अब ये लगभग 1500 करोड़ से ऊपर आंकड़ा पहुंच गया है और लगातार राज्यों से प्रपोजल आ रहे हैं और जैसे जैसे प्रपोजल आ रहे हैं मंत्रालय उनको अंतिम रूप दे रहा है। तो इन माध्यमों से भी नीचे तक निवेश पहुंचने की संभावनाएं बहुत प्रबल हुई हैं। जो नए रिफॉर्म्स हुए हैं, चाहे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ट्रेड का मामला हो, चाहे क्रॉप कॉन्ट्रैक्ट का मामला हो, चाहे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अमेंडमेंट का मामला हो, ये सारे के सारे जो रिफॉर्म हुए हैं, ये पहले की जो योजनाएं हैं और पहले के जो कार्यक्रम हैं, उनसे लिंक है। क्योंकि अगर हम तमाम प्रकार की सुविधाएं देंगे और अगर किसान मंडी की जंजीरों में जकड़ा रहेगा, तो जो किसान को फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। और मुख्य रूप से किसान और इंडस्ट्री, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इंडस्ट्री को ये लगे कि किसान नहीं होगा तो मैं प्रोसेस नहीं कर पाऊंगा और किसान को ये लगे कि अगर प्रोसेसर नहीं होगा तो मुझको अपनी फसल का पूरा दाम नहीं मिल पाएगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में जमीन और आसमान जैसी दूरी है, बीच में बहुत सारे भ्रम हैं। अभी भी आपको ध्यान में आता होगा कि कुल मिला के इन रिफॉर्म के बाद कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं और जो कुछ एक्ट में है ही नहीं,
वो सब जनता को और किसानों को परोसकर दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस माहौल से भी हम सब लोगों को निकलना है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है और गौरव भी है कि कृषि के इस प्रगति में किसान के परिश्रम का योगदान है, हमारी परंपराओं का योगदान है, एग्रीकल्चर के जो साइंटिस्ट हैं उनकी रिसर्च का एक योगदान है, सरकार की जो किसान हितैषी नीतियां हैं उनका भी योगदान है। लेकिन इन सब योगदान के साथ साथ जो कृषि मशीनरी का योगदान है वो निश्चित रूप से बहुत ही अभूतपूर्व है। चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे हैरो हो, चाहे अन्य प्रकार के जो औजार हैं वो हों, उन सब का अगर योगदान नहीं होता तो शायद जिस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके कृषि के क्षेत्र में हमारे लिए कठिन होता। क्योंकि जब खेती बैलों से की जाती है तो उसकी अपनी सीमा है, लेकिन जब हम खेती ट्रैक्टर से करते हैं तो निश्चित रूप से हम उसे बहुत विस्तार दे सकते हैं। मानव का शारीरिक श्रम कम हो और श्रम दक्षता में सुधार हो, इसमें मशीनरी का निश्चित रूप से बहुत योगदान है। और मैं कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं, बधाई भी देना चाहता हूं। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप हर साल कृषि उपकरणों की दृष्टि से जो नए आविष्कार होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी जुड़ती है, किसान को काम करना उनके कारण आसान होता है। इस सब दक्षता और आविष्कारों के लिए आप प्रतिवर्ष पुरस्कार देने का काम करते हैं, अवार्ड सेरेमनी आयोजित करते हैं। निश्चित रूप से इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो इंडस्ट्री का मालिक है उसको तो प्रसन्नता होती है, लेकिन इंडस्ट्री को इस मुकाम तक पहुंचाने में उनके यहाँ भी जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, जो अनुसंधान करने वाले लोग हैं, वो सब भी धीरे धीरे एक एक चीज के पीछे लगे रहते हैं और साल भर में कुछ नया करके दिखाते हैं। तो आपका ये अवार्ड निश्चित रूप से उनकी सेवाओं को भी प्रोत्साहित करता है, उनका उत्साहवर्धन करता है, उनकी प्रामाणिकता को सिद्ध करता है और इससे वो निश्चित रूप से इस दिशा में और बढ़ चढ़ कर काम करते हैं। और मुझे लगता है कि यह सिलसिला बरकरार चलते रहना चाहिए, बना रहना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी सच्चाई को वेलकम करते हैं तो निश्चित रूप से उस सच्चाई का मार्ग और मजबूत होता है। मैं इस अवसर पर आपके माध्यम से इंडस्ट्री के मित्रों को यह जरूर अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सब ने जो प्रगति की है मशीनरी की दृष्टि से, वो पूरी तरह से अभिनंदनीय है। और वर्तमान जो ऊंचाइयां कृषि ने प्राप्त किए हैं, उसमें निश्चित रूप से इस मशीनरी का बड़ा योगदान है। लेकिन हम सब जानते हैं कि देश में छोटे किसान का संख्या ज्यादा है और छोटा किसान को सबकी मदद चाहिए। छोटे किसान को मदद हो सके उसके लिए एफपीओ एक माध्यम है, पीएम किसान सम्मान निधि एक माध्यम है, पीएम किसान मानधन योजना एक सम्मान से जुड़ी हुई योजना उसके लिए है। बाकी अलग अलग योजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करती है और भविष्य में भी ये स्थिति बनने वाली है कि खेती के क्षेत्र में
जैसे जैसे परिवार बढ़ेंगे वैसे वैसे खेती का रकबा कम होगा, और खेती का जब रकबा बहुत कम होना शुरू होगा तो उसके दो नुकसान हैं। एक तो बहुत ही गरीब आदमी होगा जो गांव से निकलकर कहीं नहीं जा सकता, तो मजबूरी में जितनी खेती है उसमें जो कुछ कर सकेगा वो करेगा अपने साधनों से, लेकिन अपने को इम्प्रूव करने की क्षमता उसमें नहीं है, क्योंकि उसके पास इतनी बचत नहीं है कि वो अपनी खेती में निवेश कर सके। और अगर थोड़ी बहुत भी साधन उसके पास है और वो गांव छोड़कर अपनी जीविका कमाने के लिए शहर की ओर चला जाएगा, तो फिर या तो उसकी खेती बंजर डली रहेगी, और या फिर थोड़े दिन बाद वो सोचेगा कि अपनी खेती को बेच दें, और बेचने के बाद फिर जो शहर में हो रहा है थोड़ा बहुत कमा के अपनी जिंदगी चलाएंगे। तो कुल मिला के ऐसी परिस्थितियों से छोटा किसान जूझ रहा है। ये छोटा किसान खेती न छोड़े तो हमारे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स इस प्रकार के बने कि छोटा किसान भी उसको खरीद सके और अपना उत्पादन बढ़ा सके और एक समृद्ध किसानों की कतार में खड़ा रह सके। ये आज समय की आवश्यकता है, क्योंकि धीरे धीरे मैं कभी कभी ऐसा सोचता रहता हूं कि अभी अमुक एरिया में इंडस्ट्री आएगी तो इंडस्ट्रियल एरिया घोषित हो गया और उसका आपका डाइवर्सन हो गया, अब उसमें खेती नहीं हो सकती। फिर धीरे धीरे बड़े शहर बन रहे हैं तो मास्टर प्लान बन जाता है, तो यहाँ ग्रीन बेल्ट है, यहाँ हाउसिंग है, यहाँ बिजनेस पर्पज के लिए जमीन आरक्षित है, तो ऐसे पूरा का पूरा मास्टर प्लान आसपास की खेती में भी बन जाता है। नए शहर बनते ही जा रहे हैं और बनते जाएंगे। बहुत बड़ा क्षेत्र फॉरेस्ट ने आरक्षित कर रखा है कि भाई यहाँ तो खेती नहीं हो सकती है, ये तो जंगल है और जंगल रहना भी चाहिए और निश्चित रूप से हमारी आवश्यकता भी है। लेकिन खेती के जो भूमि है वह धीरे धीरे कम ना हो जाए, इसकी चिंता हम सब लोगों को करना पड़ेगी। और वो कम ना हो और खेती के प्रति रुझान कम ना हो, इसलिए जो छोटा किसान है उपकरण उसकी दक्षता कैसे बढ़ा सकता है और ये मशीन उसकी हैसियत के अनुरूप कैसे बन सकती है, इस पर निश्चित रूप से मुझे लगता है कि विचार करना इंडस्ट्री को आज समय की मांग है, और इस दिशा में हम लोग विचार करेंगे तो कुछ और अच्छा कर पाने की स्थिति में रहेंगे। आप सब लोग जो काम कर रहे हैं वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा ही है, और मैं एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज जिन सब लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से अवार्ड मिलने वाला है, मैं उनकी इस क्षेत्र में सेवाओं की बहुत सराहना करता हूं, पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं। भारत सरकार की ओर से उनको बधाई देता हूं और उनको शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे सभी रिसर्चर, इंडस्ट्री वाले और हमारे किसान सबको उतनी ताकत दे कि आने वाले कल में जब $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हिंदुस्तान बने तो उसमें खेती और गांव की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा योगदान हो। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद। और आपका तहे दिल से एक बार फिर हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने कीमती समय में से वक्त निकाला और सभी अवॉर्डीज को प्रोत्साहित किया।